हे हेलो गाइस वेलकम। रिसेंटली आपने न्यूज़ में सुना होगा कि चाइना कोशिश कर रहा था यूएई में अपना एक मिलिट्री बेस बनाने का, मिलिट्री फैसिलिटी बनाने का। तो खलीफा नाम की वहाँ पे एक पोर्ट चाइना डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। तो वहाँ चाइना अब फेल हो गया है यूएस के प्रेशर में आके। यूएई ने चाइना से वो प्रोजेक्ट वापस ले लिया है और वहाँ पे इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है। तो इसी से रिलेटेड सी राधा मोहन का ये आर्टिकल आया था और इसमें दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट सी राधा मोहन ने आपको बताई हुई है। स्पेशली जो पीएसआई और ऑप्शनल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये पर्सपेक्टिव जानना जरूरी है और वो कोट भी कर सकते हैं इन सारी चेंजिंग डायमेंशंस को। सी राधा मोहन का और साथ में एक हर्ष पंत का भी कल ही एक आर्टिकल आया था ऑब्जर्वर्स रिसर्च फाउंडेशन में। काफी बड़ा नाम है पीएसआईआर के स्कॉलर के लिहाज से। तो आप इन्हें अपने आंसर्स में कोट भी कर सकते हैं। साथ ही जीएस 2 के लिए भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है ये, और प्री के भी कुछ एक फैक्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे। और चलिए जानते हैं इंडिया चाइना रिलेशन में इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा और किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं अपने एग्जाम में। तो सी राधा मोहन का ये वाला आर्टिकल था कि बेस अवे फ्रॉम होम। ठीक है, इसमें कई सारी इंपॉर्टेंट बातें इन्होंने कही है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। और साथ में ये हर्ष वी पंत का है जिसमें इन्होंने ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है, और अपने नोट्स में आप इसे लिख सकते हैं। अभी हम ये आगे ये सारी चीजें अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि पावर बैलेंस क्या है इंडियन ओशन में, कहाँ कहाँ किसके बेसिस है। तो ये एकदम आपने थोड़ा याद रखना है, ध्यान में रखनी है ये सारी बातें कि यूएसए का कुवैत में है, बहरीन में है, कतर में है। तो ये जो एरिया है पूरा यूएसए ने कवर करके रखा हुआ है। यूएसए के मिलिट्री बेसिस इस एरिया में इधर है ना। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल भी इसी एरिया से रिलेटेड है यहाँ पे। ठीक है, तो और फिर जिबूती में यूएसए और चाइना दोनों ने अपने मिलिट्री बेस बना के रखे हुए हैं। जिबूती भी किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन को लेवरेज कर रहा है इंटरनेशनल अफेयर्स में, ये सारी चीजें अगले इसमें आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। फिर यूएसए का यहाँ है बेस डिएगो गार्सिया, जो कि इधर मॉरिशस का ये आइलैंड है, और एकदम ये एक फ्रेंच आइलैंड है और फ्रांस ने इसे सॉरी इंग्लिश आइलैंड है और इंग्लैंड ने इसे यूएसए को दे के रखा हुआ है। आई एम सॉरी फॉर दैट, है ना। और इसी वजह से मॉरिशस और यूएस फ्रांस के बीच भी मॉरिशस और यूके के बीच रिसेंटली एक डिस्प्यूट भी चला था इसको लेकर, डिएगो गार्सिया को लेकर। हाँ, और चाइना का श्रीलंका में है हम्बनटोटा, और ये है इंडिया के मिलिट्री प्रेजेंस जहां जहां आपको ये ट्राई कलर दिख रहा है। सिशेल्स में रिसेंटली इंडिया ने अपना मिलिट्री बेस बनाया हुआ है। मेडागास्कर में बना तो है लेकिन क्लियरली ये बात अभी तक बाहर नहीं आई है। मॉरिशस की अथॉरिटीज ने भी रिसेंटली डिनाई कर दिया था इस बात को कि इंडिया का कोई भी बेस है, लेकिन एक कॉन्फिडेंशियल तरीके से इंडिया यहाँ पे प्रेजेंट है। इधर यूएसए है। तो इन सारे इस मैप को आप एक बार याद रखिएगा कि कहाँ कहाँ किसके मिलिट्री बेसिस है, ताकि आपके लिए क्लियर रहे कि जो पावर की जो बैलेंस है इंडियन ओशन रीजन में वो किस तरीके से आगे ग्रो कर रहा है। अब आते हैं आर्टिकल पे। चाइना की पॉलिसी शिफ्ट सबसे पहले देखो चाइना ने क्या किया। आर्टिकल में क्या बताते हैं सी राधा मोहन, चाइना आर्टिकल में कहते हैं कि पहले जो कम्युनिस्ट चाइना था हिस्ट्री में, इन पास्ट जो कम्युनिस्ट चाइना था वो वेस्ट को इसी मामले में क्रिटिसाइज करता था कि इन्होंने फॉरेन टेरिटरीज को एक्वायर कर लिया और अपने मिलिट्री प्रेजेंस वहां बना दिया, और वो फॉरेन कंट्री को उससे डोमिनेट कर रहे हैं। पहले चाइना की मिलिट्री स्टैंड ये था कि किसी भी देश की दूसरी देश में उनकी मिलिट्री प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए, है ना। और चाइना इसीलिए कैंपेन करता था अगेंस्ट द फॉरेन मिलिट्री प्रेजेंस इन एशिया। वो कहते थे कि एशिया में कोई भी वेस्टर्न मिलिट्री नहीं होनी चाहिए, एशियन पावर सोवरेन होनी चाहिए। उन पे क्यों ये इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिका वगैरह। साथ ही साथ देखो माओ जेडोंग ने बड़ा क्रिटिसाइज किया वेस्ट को बहुत क्रिटिसाइज किया अर्ली 1950s में, सिर्फ इसलिए क्योंकि यूएसए इंडिया में, चाइना में और एशिया के अलग कंट्रीज में अपनी प्रेजेंस बनाए रख रहा था और अपनी मिलिट्री उसने वहां पे रखी हुई थी सेटअप करके। लेकिन फिर क्या हुआ, सी राधा मोहन बताते हैं कि माओ जेडोंग की रशिया के साथ नहीं बन पाई। फिर रशिया और चाइना, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, ये एक दूसरे के राइवल बन गए। ये इस मामले में राइवल बन गए कि भैया कम्युनिस्ट वर्ल्ड को लीड कौन करेगा। चाइनीज भी कम्युनिस्ट थे, रशियन भी कम्युनिस्ट थे, दोनों चाहते थे कि हम अपने अपने एरिया में लीड करें। इस वजह से ये जो एक पावर स्ट्रगल चाइना और रशिया के बीच पैदा हो गया। और अब चाइना बिल्कुल भी
ये क्रिटिसाइज नहीं करता था वेस्ट की प्रेजेंस को, एशिया में वेस्ट की प्रेजेंस को। चाइना यूज्ड टू बी I mean, Mao was quite happy to live with US military presence in Asia. Why? Because its relations with Soviet Union, they turned out to be sore, and China started looking at US presence as a counter measure towards the increasing Russian influence in the एरिया इन द रीजन। तो चाइना चाहता था कि हाँ अब यूएसए इंडिया यहाँ एशिया में प्रेजेंट रहे रहे लेकिन अब चाइना का एटीट्यूड बिल्कुल बदल गया। देखो सबसे पहले चाइना क्रिटिसाइज करता था वेस्ट को, फिर जब कम्युनिस्ट चाइना सेटअप हो गया, पार्टी सेटअप हो गई और रशिया और चाइना दोनों यूएसएसआर और चाइना ग्रो करने लगे, उस टाइम फिर ये वेस्ट के पक्ष में चला गया कि हाँ भाई यूएसए की प्रेजेंस तो होनी चाहिए ताकि यूएसएसआर को डोमिनेट किया जा सके। ठीक है, अब फिर से चाइना ने एक शिफ्ट ले लिया है 21st सेंचुरी में। अब चाइना अपनी इस पॉलिसी को बदलने में लगा है। चाइना में एक अलग से डिबेट शुरू हुई है कि चाइना को क्या अपने बॉर्डर्स के बियॉन्ड अपने इंटरेस्ट को एजर्ट करना चाहिए या नहीं। ये पॉलिसी शिफ्ट रिसेंट टाइम में देखने को मिल रहा है और इसमें एक हिस्टोरिकल आप इवेल्युएशन कर सकते हैं कि किस तरीके से चाइना की पॉलिसीज शिफ्ट हुई है इंटरनेशनल अफेयर्स में। फिर कहते हैं कि भाई एजर्टिवनेस क्यों शो कर रहा है चाइना इतना एजर्टिव क्यों है ना। क्वेश्चन यही आ सकता है कि भैया आपके मेंस में कुछ इस इफेक्ट में क्वेश्चन पूछ लिया कि भैया चाइना अपनी इंक्रीजिंग एजर्टिवनेस क्यों शो कर रहा है, इसके पीछे क्या क्या वजह हो सकती है, क्या कारण हो सकते हैं, राइट। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली मेंस में। तो इसके पीछे क्या वजह है। हर्ष पंत कहते हैं कि चाइना सीज इटसेल्फ एज अ पावर दैट हैज राइजन टू बिकम अ पीयर ऑफ यूएस एंड वांट्स इट्स प्लेस अंडर द सन। इन द प्रोसेस इन सारे शब्दों को अंडरलाइन करते चलें ताकि हम समझ पाए कि इनका मतलब क्या है। चाइना अपने आप को एक ऐसी पावर के तौर पे देखता है विच हैज राइजन टू बिकम ए पीयर ऑफ यूएस। पीयर ऑफ यूएस को अंडरलाइन कीजिए। पीयर ऑफ यूएस मतलब बराबरी का पार्टनर। वो ना तो यूएसए को डोमिनेट करने के सपने देख रहा है, वो बस अपनी एक पोजीशन ऐसी बनाना चाहता है जो यूएस के इक्वल हो, उसके पीयर की पोजीशन हो, उस सिचुएशन में हो। और अपने आप को वो एक ऐसी जगह देखता है जहां वो सिर्फ सूर्य के नीचे हो, सन की डोमिनेशन में हो, है ना। इट वॉन्ट्स टू फाइंड इट्स प्लेस अंडर द सन। सिर्फ सूरज के नीचे उसकी प्लेस हो, मतलब चाइना के ऊपर कोई ना हो। भले ही चाइना किसी को डोमिनेट ना करे, बट चाइना चाहता है कि कोई भी ऐसी वर्ल्ड पावर ना हो जो हमें डोमिनेट करने लगे। तो ये यूएस को बराबरी की नजर से देखना चाह रहे हैं। इसी वजह से अब ये एग्रेसिव हो रहे हैं, मतलब अपने आप को शो भी तो करना है कि भाई हम इतने पावरफुल हैं। ये अपना एक प्री एमिनेंट ग्लोबल स्टेटस। इन रिटर्न ऑफ दिस यूएसए क्या चाहता है कि भाई अपना जो स्टेटस क्वो है वर्ल्ड की सुपर पावर का, एकमात्र सुपर पावर का, उस स्टेटस को बनाए रखे। यूएस चाहता है कि उसका स्टेटस बना रहे, द ओनली सुपर पावर वाला स्टेटस बना रहे। चाइना चाहता है कि नहीं भैया पावर हमारे साथ भी शेयर करो, भले ही हमसे ऊपर खुद को ना दिखाओ, भले ही हमसे ऊपर खुद को ना दिखाओ, पर हमें इक्वल तो मानो, राइट। हम नहीं चाहते तुम्हें डोमिनेट करना, लेकिन हमें इक्वल तो मानो। हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर सन के सिवाय दूसरा कोई चीज ना हो। सिंपल ये कहते हैं हर्षवी पंत। इसीलिए चाइना अब एग्रेसिव हो रहा है, अपने आप को एजर्ट कर रहा है। चाइना की एक ब्रिलियंट स्ट्रेटजी है। क्या है। सी राजा मोहन कहते हैं कि चाइना बिल्कुल अच्छे से जानती है बीजिंग इस बात को कि जो मिलिट्री बेस है ना, ये एक बड़ी पॉलिटिकली लोडेड टर्म है। ठीक है, मिलिट्री बेस एक ऐसी टर्म है जिससे कि जो होस्ट कंट्री है, मान लो अगर चाइना जिबूती में अपना मिलिट्री बेस बना रहा है, तो जिबूती में बड़ी इंफीरियर सी फीलिंग आए कि भैया फॉरेन कंट्री आ रही है और हमारे यहाँ मिलिट्री बेस बनाया जा रही है। तो इस वजह से वहां के लोग जो है रेजिस्ट कर देते हैं, रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है वहां पे लोकल। और चाइना इस बात को भली भांति जानता है, इसलिए उसने नाम को ही चेंज कर दिया है। वो कहते हैं कि उन्होंने अब ऐसी डुअल यूज फैसिलिटी बनाना शुरू कर दिया। वो बोल रहे हैं कि हम ट्रेड पोर्ट बना रहे हैं, ट्रेड के लिए हम पोर्ट बना रहे हैं, ठीक है, ट्रेड के नजरिए से। पर उन पोर्ट्स में कुछ ऐसी फैसिलिटीज वो दे रहे हैं जिससे कि उनका यूज है ना
क्रूशियल टाइम में उनका यूज आप मिलिट्री के लिए भी कर सको। तो ये एक चाइना की बड़ी ब्रिलियंट स्ट्रेटजी है कि कुछ ऐसे पोर्ट्स बना रहे हैं जो आपके सिविलियन यूज के लिए भी हो और मिलिट्री में भी वो यूज की जा सके उस वक्त जब क्रूशियल ऐसी कोई सिचुएशन हो। तो ये चाइना की एक बड़ी ब्रिलियंट स्ट्रेटजी है एज पर सी राधा मोहन। इसमें जिबूती एक एक्सेप्शन है। जिबूती में चाइना ने बिल्कुल खुले तौर पे ये बात कही कि हाँ, हम यहाँ अपना मिलिट्री पोर्ट बना रहे हैं, और जिबूती के लोगों ने इसको रजिस्ट भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि भैया ऑलरेडी जिबूती के लोगों के पास है ही नहीं, कुछ रिसोर्सेज है ही नहीं। जिबूती इज सीवियरली लैकिंग इन एनी रिसोर्सेज। तो अब जिबूती अपनी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जिबूती देखो इधर है, ये है आपकी जिबूती, इधर हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। आपकी जो मेडिटेरेनियन सी के लिए रास्ता आपका यहीं से जाएगा यूरोप के लिए, आगे यहाँ आपको सुएज कैनाल देखने को मिलेगी। तो ये जो रेड सी का एरिया है, ये बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, और जिबूती इसी का फायदा उठा रहा है कि भैया ठीक है, हम तुम्हें बनाने देंगे मिलिट्री बेस, तुम हमें पैसा दो। इसी वजह से रिसोर्सेज तो उनके पास ऑलरेडी नहीं है, तो इस तरीके से वो अब जिबूती वाले इस पॉलिसी में एक एक्सेप्शन है। अदरवाइज देखो हर जगह चाइना ने क्या कर रखा हुआ है। श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट डेवलप किया। हम जानते हैं इसमें मिलिट्री प्रेजेंस भी बनाई जा सकती है, लेकिन इसका नाम चाइना ने देके रखा हुआ है कि सिविलियन यूज के लिए हमने ये पोर्ट बनाया हुआ है। सेम ग्वादर में भी चाइना कर रहा है, बोले हम सीपीईसी डेवलप कर रहे हैं, इसके लिए पोर्ट बनाने की जरूरत है। लेकिन ग्वादर पोर्ट एक ऐसी पोर्ट है जहां ये अपनी मिलिट्री भी डिप्लॉय कर सकते हैं, ऐसी फैसिलिटीज इसमें मिली हुई है। ठीक है, वैसे यहाँ जो ये सनाया का जो पोर्ट है, ये भी बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, तो चाइना मिलिट्री पोर्ट्स बना रहा है इन द नेम ऑफ देयर सिविलियन यूजेस इन नॉर्मल टाइम। तो ये एक ब्रिलियंट स्ट्रेटजी है जिससे कि चाइना बिल्कुल टैकल कर सकता है जो भी रीजनल वहां पे जो भी लोगों की रेजिस्टेंस है। जहां जहां लोग रेजिस्ट करते हैं कि भाई नहीं, चाइना यहाँ नहीं होना चाहिए, तो चाइना उनको बता रहा है कि नहीं भैया, हमें रिस्पेक्ट करो, हम तुम्हारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सिविलियन पोर्ट डेवलप कर रहे हैं, ट्रेड इससे तुम्हारे बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा तो तुम्हारी डेवलपमेंट होगी। चाइना ऐसा एक चक्कर चला रहा है, मामला कुछ दूसरा ही है। वो चाहता है कि ऐसे पोर्ट बनाए जा सकें जो नॉर्मल टाइम में सिविलियन यूज में आए, लेकिन क्राइसिस के टाइम में उसको मिलिट्री में भी यूज कर सके। ये है चाइना की स्ट्रेटजी, ब्रिलियंट स्ट्रेटजी। तो इंडिया के लिए इसमें कोई रूम है? भैया है। सी राधा मोहन क्या कहते हैं कि भैया चाइना की जो नेवल प्रेजेंस है इंडियन ओशन में, उसकी वजह से अब दिल्ली ने, जो हमारी दिल्ली है, जो इंडिया है, इसने रिकॉग्नाइज कर दिया है द नीड फॉर मिलिट्री एक्सेस टू स्ट्रेटेजिक लोकेशन। इसी वजह से इंडिया ने अब देखो सीशेल्स में अपने यहाँ मिलिट्री बेस बना दिए हैं, मेडागास्कर में नेवल बेस, मॉरिशस में नेवल बेस है ना, पोर्ट ब्लेयर में हम इतना सारा डेवलप कर रहे हैं अपनी टेरिटरी में। तो चाइना की इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस की वजह से इंडिया भी अब बाहर अपनी ताका झांकी करने लग गया है। नेक्स्ट, बट इंडिया ने काफी ज्यादा टाइम इसमें गवा दिया इस पूरी स्ट्रेटजी को बनाने में। जो काम हमें अर्ली 2001 में करना चाहिए था, अर्ली 21st डेकेड में करना चाहिए था, वो हमने उस वक्त नहीं किया। हम नाम के चक्कर में पड़े रहे, नॉन अलाइन मूवमेंट के चक्कर में पड़े रहे, है ना, और इस वजह से हम स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को कैप्चर नहीं कर पाए। चाइना ने बहुत पहले ये काम अपना शुरू कर दिया था, इस वजह से हमने ये मिस जरूर की है ट्रेन, लेकिन फिर भी इंडिया स्टेप अप कर रहा है अपनी मिलिट्री डेवलपमेंसी को। बट दिल्ली को अभी भी बहुत लंबा रास्ता चलना है। एज पर सी राजा मोहन आपने ये सारे कोट लिख देने हैं, बट Delhi is a long way from matching the speed and intensity of Chinese military diplomacy. ओके, तो इसी के साथ आपका आर्टिकल खत्म होता है। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ऐसे ही इनिशिएटिव्स फॉलो करते रहिए। एंड थैंक यू सो मच। आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी आ सकते हैं और सब्सक्राइब कीजिए, उन सभी को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। आपकी सपोर्ट की जरूरत है। थैंक यू एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और हमारा जो एथिक्स का कोर्स है उसको भी आप देख सकते हैं, पूरा फ्री में एथिक्स कवर किया हुआ है।